जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AKSTD क्लासेस में। आज जो है हम गुप्त उत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो हम लोगों ने गुप्त काल पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ हिस्ट्री के नाम से वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक क्रम वाइज हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे उत्तर काल के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हम लोग उत्तर भारतीय राजवंश पढ़ेंगे और दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका हर्षवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन के बारे में। तथा इन सबको पढ़ने के बाद जो है हम प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इसमें जो है सिर्फ परीक्षा से संबंधित टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और थ्योरी के बाद हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो लोग टेस्ट की तरह जरूर उसको समझिए और टेस्ट जरूर दीजिए। कंप्लीट वीडियो आप लोग जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोग कंप्लीट समझ में आने वाला है। चलिए बिना देखे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम जानते हैं गुप्त काल के बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में गुप्त वंश के पतन के बाद बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। यानी जब गुप्त वंश पतन हो गया गुप्त वंश का, तो बहुत सारे राज्य उभर कर बाहर निकलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें प्रमुख रूप से तो पुष्यभूति वंश, मयक वंश, गौड़ वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश आदि प्रमुख रूप से शामिल है। और अब मैप में आप लोग देख सकते हैं कि मतलब एक तरह से जो गुप्तोत्तर काल था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, अगर इंडिया में बात करते हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने ही की थी और राजधानी थानेश्वर थी। और प्रभाकर वर्धन इसका क्या है? प्रथम प्रभावशाली शासक हुआ। इसने परम भट्ट तारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियों को धारण किया। नेक्स्ट बात करें तो हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था और वह 16 वर्ष की अवस्था में वह 606 ईस्वी में क्या बन गया था? शासक बन गया था। नेक्स्ट बात करें तो हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी शशांक को पराजित करता है और उसके राज्य को जीतकर कन्नौज पर अधिकार कर अपनी राजधानी बना देता है। हर्ष तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई थी। यानी हर्ष और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पे हुआ था और संभवतः इसमें हर्ष की पराजय भी हुई थी। आगे बात करें पुष्यभूति वंश के बारे में। तो हर्ष एक महान लेखक भी था और उसने प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली नामक 3 पुस्तकों की रचना की। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि भी कहा गया है। तो बहुत सारे नाम दिए गए हेनसांग को, ठीक है। और हर्षवर्धन ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्ना जैसे पुस्तकें शामिल है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं गुप्त काल के प्रमुख कौन कौन से राजवंश थे। तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग समझते हैं। पहला है उत्तर भारतीय राजवंश और दूसरा है दक्षिण भारतीय राजवंश। अगर उत्तर भारतीय राजवंश में बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश, पाल वंश। और दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में बात करेंगे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, कल्याणी वंश और चोल वंश। तो एक एक करके क्या है इनको पढ़ने वाले हैं, सभी शासकों के या वंश को, ठीक है। वंश को जो है एक करके पढ़ेंगे, शासक तो नहीं, वंश है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं उत्तर भारतीय राजवंश के बारे में। उत्तर भारतीय राजवंश से पहला हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश और नागभट्ट प्रथम द्वारा क्या है स्थापना की गई थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। और इसका जो कार्यकाल था 730 से 756 ईस्वी तक था। मीरभोज बात करते हैं तो मीरभोज जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो मीरभोज था। अगर बात करते हैं मीरभोज के शासनकाल की तो 860 से 850 ईस्वी तक था। उसने जो है आदिवरा व प्रयास की उपाधि भी धारण की थी। किसने? तो मीरभोज ने। आगे बात करते हैं गढ़वाल वंश के बारे में। जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे, जो भी फालतू चीजें उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल वंश के बारे में बात करते हैं तो चंद्रदेव इस वंश का संस्थापक था तथा गढ़वाल शासक जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के समकालीन भी था। समकालीन मतलब उसके समय के साथ, मतलब समय दोनों का मिलता जुलता है, शासनकाल वगैरह, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो जयचंद्र चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। यानी जो जयचंद्र था चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ किससे? तो मोहम्मद गौरी थे। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में, ध्यान रखिए। तो गढ़वाल वंश हो गया। परमार वंश के बारे में बात करें तो उपेंद्र दास इस वंश का संस्थापक था। और अगर बात करते हैं भोज की तो भोज सबसे महान शासक था परमार वंश का और उसने कविराज की उपाधि भी धारण की भोज ने। अगर भोज के शासनकाल की बात करेंगे तो 1000 से 1025 ईस्वी तक क्या है भोज ने शासन किया था। तो ये हो गया गढ़वाल वंश और परमार वंश। आगे बात करते हैं चंदेल वंश के बारे में। तो ननुक ने इस वंश की स्थापना 1801 ईस्वी में की थी
और इसकी राजधानी जो है खजुराहो थी। सेकंड नंबर है चंदेल शासक धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया था। यानी जो चंदेल शासक धंग था उसने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए क्या की, अपने शरीर को त्याग दिया था। बात करते हैं आगे, तो अलाउद्दौल नामक दो सेनानायक चंदेल शासक परमिर देव के दरबार में रहते थे। यानी जो अलाउद्दौल थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो परमिर देव के दरबार में रहते थे। आगे बात करते हैं चौहान वंश के बारे में, तो वासुदेव इस वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी अहिच्छ थी। ठीक है, तो वासुदेव जो है संस्थापक हुआ चौहान वंश का, राजधानी क्या है, अहिच्छ थी। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे महान शासक था और इसने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित किया। यानी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो पराजित कौन हुआ, गौरी हुआ। किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है बार बार पेपर में। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो 1191 में। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1192 में हुआ था और उसमें जो हुआ था, पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान, गौरी की विजय हुई थी। आगे बात करते हैं कश्मीर के वंश के बारे में, तो कश्मीर में कौन कौन से वंश थे, तो कश्मीर में कारकोट उत्पल था लोहार प्रमुख राजवंश थे। कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तिपीड ने कश्मीर में मातड़ सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। मातड़ सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ललितादित्य मुक्तिपीड ने कराया था। अगर बात करते हैं इसके शासनकाल की, तो 724 से 780 तक इसका शासनकाल रहा। पाल वंश के बारे में बात करते हैं, तो इस वंश का संस्थापक गोपाल था। और अगर गोपाल के शासनकाल की बात करेंगे तो 750 से 770 ईस्वी पूर्व 70 ईस्वी था। इस वंश के शासन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का एक शासक था। ठीक है, यहाँ से जो है दक्षिण भारतीय राजवंश स्टार्ट होता है। इसके पहले हमने उत्तर भारतीय राजवंश देखा, अब हम देखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में। जो पहला आता है पल्लव वंश। तो इस वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु ने की थी। अगर सिंह विष्णु के शासनकाल की बात करेंगे तो 575 से 600 ईस्वी तक शासनकाल किया, यानी शासन किया सिंह विष्णु ने। और इसकी जो राजधानी थी काशीपुरम, यानी तमिलनाडु में जो स्थित है थी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़े दक्षिण भारतीय राजवंश तो दक्षिण में पड़ेगा, तो तमिलनाडु जो है दक्षिणी के हिस्से में ही पड़ता है। अगर बात करते हैं आगे, तो किरातार्जुनियम के लेखक भारवी इसी के दरबार में रहते थे। यानी जो किरातार्जुनियम थे, जो एक लेखक हैं भारवी की, भारतीय जो है बुक लिखा गया, तो उसके जो लेखक हैं, तो इसके जो किसके दरबार में रहते थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आगे बात करें तो महाबलीपुरम काश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने कराया था। महाबलीपुरम काश्म मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन ने, और जिसे रथ भी कहा गया है। आगे बात करें तो काशी की कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की अकादमिक मूर्तियां लगी हैं। अकादमिक होगा, ध्यान रखिएगा। तो काशी कैलाश मंदिर में क्या लगा हुआ है, पल्लव राजाओं और रानियों की अकादमिक मूर्तियां लगी हुई हैं। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगनई अलवर नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन था। जो प्रसिद्ध संत वैष्णव संत तिरुमगनई अलवर थे, वो किसके समकालीन थे, नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आगे बात करें तो राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। अगर दंती दुर्ग के शासनकाल की बात करेंगे तो 785 में शासक बना था और इसकी जो राजधानी थी मान्यखेत थी। कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, आमोद वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय इसके प्रमुख क्या है, शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णा प्रथम ने कराया था। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने कराया था, कृष्णा प्रथम ने। और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, ठीक है, जिसने क्या किया था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। नेक्स्ट बात करें तो एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं चालुक्य वंश, ऐसा कल्याणी वंश भी कहते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तल्ले द्वितीय ने की थी और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। बिल्हड़े एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कल्याणी के अलावा वातापी एवं वेगी में भी चालुक्य वंश की अन्य शाखाएं विद्यमान थीं। इसके अलावा दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर राजस्थान में है। तो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में कहाँ है, स्थित है। आगे बात करें चोल वंश के बारे में, तो इस वंश के संस्थापक विजयाल 1850 से 87 ईस्वी तक शासन करते हैं और इसकी राजधानी जो है तंजौर थी।
तथा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशंभसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ये विजयालय ने क्या किया, नरकेसरी की उपाधि और धारण की और निशंभसूदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनवाया। राजेंद्र प्रथम इसका पुत्र था। राजराजेश्वर का पुत्र कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। चोल प्रशासक अपने स्थानीय स्वशासन के लिए क्या जाना जाता है? चोल प्रशासन प्रसिद्ध किस लिए है, तो स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट क्या कहता है, स्थानीय स्वशासन है जो एक तरह से स्थानीय जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अब आप लोगों ने वीडियो अगर अब तक अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नई वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो है टेस्ट जरूर दे के जाएं कि आप लोगों ने कितना जो है पढ़ा और क्या आपने सीखा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको भली भांति पता होगा, पुष्यभूति वर्धन ने किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान तथा लेखक था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षचरित के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, नहीं किसने लिखा हर्षचरित? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा हिंसोंग जो है भारत आया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। 5 नंबर क्वेश्चन बात करें, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। 7 नंबर क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबार में कवि थे? तो सही जवाब क्या होगा, हर्षवर्धन के दरबार में। 8 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष में पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नंबर प्रतापशील हुड हरिण केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो सही जवाब हो जाएगा प्रभाकर वर्धन की। 10 नंबर है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज पे जो है शशांक को पराजित करते हैं और चंद्र करते हैं अपनी राजधानी। 11 बात करते हैं, तो सकलोत रापनाथ किसे कहा गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन को। 12 नंबर है, हिंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन को। 13 नंबर है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग को पुनर्गठन किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, शशांक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। 16 नंबर है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उज्जैन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तक जय हिंद जय भारत।